हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नो वन गेट्स आउट अलाइव मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहीं पर खुदाई कर रहे होते हैं और ये 1963 का टाइम होता है और ये मैक्सिको होता है और यहाँ पर प्रोफेसर आर्थर खुदाई कर रहे होते हैं। खुदाई के दौरान उन्हें एक बक्सा मिला होता है जिसमें कि कंकाल होते हैं और यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज भी मिलती हैं जो कि लड़कियों की होती हैं और जो कि जंजीरों से बंधी हुई होती हैं। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है और हमें एक लड़की को कॉल में बात करते हुए दिखाया जाता है जो कि कॉल में कह रही होती है कि मुझे घर वापस आना है और मुझे यहाँ पर नहीं रहना। इसके बाद उसको कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इसके बाद हमें एक बॉक्स दिखाया जाता है जो कि उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर क्या, एक आत्मा उसको पीछे से अपनी तरफ खींच लेती है और उस लड़की की हमें बस चीखें ही सुनाई देती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें एक कंटेनर को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग इलीगली आए होते हैं इस शहर में काम करने के लिए। उस कंटेनर के अंदर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि मैक्सिकन इमाइग्रेंट थी और इस लड़की का नाम एम्बर होता है। इस लड़की के पास कोई भी वैलिड आईडी नहीं होती है इस टाउन में स्टे करने के लिए, इसलिए ये अलग अलग जगहों पर स्टे कर रही होती है। अब एम्बर को इस टाउन में एक छोटी सी कपड़ा फैक्ट्री में सिलाई का काम भी मिल जाता है। वो अपने वर्क प्लेस पे एक चीप पीजी का एड देखती है तो वो नेक्स्ट डे वहाँ पर पहुंच जाती है रूम लेने के लिए। ये वही पीजी होता है जहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में हमें उस लड़की को दिखाया गया था। इसके बाद इस पीजी का ओनर रेड एम्बर को रूम दिखाता है और वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा एक फ्रेया और रहती है। वो कहता है कि फ्रेया को इंग्लिश बोलनी नहीं आती क्योंकि वो जिस जगह पर पहले रहती थी वहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती थी। इसके बाद वो उसको इस पीजी का रूल बताता है। वो कहता है कि तुम्हें डेली रात को 9 बजे से पहले यहाँ पर आना होगा और वो कहता है कि यहाँ पर गेस्ट अलाउ नहीं है और तुम पेट भी नहीं पाल सकती। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो। अब एम्बर उससे कहती है कि वो साउथ से है। एम्बर उसको कुछ भी क्लियरली नहीं बताती। अब रेड उससे 1 महीने का रेंट एडवांस में मांगता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बुला सकती हो और वो उसको बताता है कि वो इस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहता है। अब रात को हमें एम्बर को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं होती। उसकी मॉम उसको हॉस्पिटल आने के लिए थैंक यू बोलती है। इसके बाद एम्बर को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही वो नीचे जाली से झांकती है तो वो देखती है कि फ्रेया अपने रूम में रो रही है। अब जब फ्रेया की नजर एम्बर पर पड़ती है तो वो पीछे हट जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एम्बर जब सोने की कोशिश करती है तो उसको उसकी माँ के ड्रीम आते हैं और वो हॉस्पिटल में होती है तो उसको उसकी माँ थोड़ी देर और रुकने के लिए बोलती है। अब नेक्स्ट डे जब एम्बर अपनी कंपनी के लिए जा रही होती है तो स्टेयर्स पर फ्रेया से टकरा जाती है। अब वो फ्रेया से सॉरी बोलती है और उसको बताती है कि रेड कह रहा था कि इस बिल्डिंग में हम दोनों रहते हैं। तब फ्रेया उससे कहती है कि रेड एक झूठा इंसान है। इसके बाद वो यहाँ से चले जाती है। इसके बाद एम्बर ऊपर के फ्लोर पर कुछ और लड़कियों को देखती है। इसके बाद हमें एम्बर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके बॉस उसके पास आकर कहते हैं कि वो अच्छे से काम नहीं कर रही है और वो काम बहुत स्लो कर रही है। तब एम्बर अपने बॉस से माफी मांगती है और कहती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हमें एम्बर को उसकी एक कलीग किंजी के साथ दिखाया जाता है जो कि उसकी आईडी बनाने में हेल्प कर रही होती है। अब वो एम्बर को बताती है कि जो आईडी बनाने वाला है वो 3000 मांग रहा है, लेकिन एम्बर उससे कहती है कि पहले तो वो 1000 मांग रहा था। अब वो उससे कहती है कि अगर बर्थ प्लेस ओहियो से है तो आईडी $1000 की बनेगी, लेकिन एम्बर को तो टेक्सास की आईडी बनवानी थी। इसके बाद एम्बर उसको बताती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद वो उसको बताती है कि जब मैं टेक्सास में थी तो मैंने अपने माँ के चचेरे भाई बेटो को कॉल किया और उससे मदद मांगी, लेकिन उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया क्योंकि मैं एक अमेरिकी नागरिक थी। लेकिन फिर एम्बर ने बेटो से झूठ बोला और कहा कि मैं टेक्सास में पैदा हुई हूँ। बेटो ने उसकी बात मान ली क्योंकि एम्बर की माँ टेक्सास से थी। अब एम्बर बेटो की फैमिली से मिलने के लिए जाती है। इससे पहले वो कभी उनकी फैमिली से नहीं मिली थी। अब यहाँ पर जाकर वो बेटो से अपनी जॉब के लिए रिक्वेस्ट करती है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी जॉब के लिए बात की है, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने आईडी की मांग की है। तब एम्बर उनको बताती है कि मैं जल्दी ही आपको अपनी आईडी दे दूंगी। यहाँ पर बेटो की वाइफ उसको एक कोट देती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी। अब एम्बर जब अपने पीजी में वापस आती है तो उसको बेसमेंट से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। जब वो बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पर ताला लगा होता है और वो देखती है कि वहाँ पर कुछ स्क्रैचेस के निशान भी होते हैं। अब एम्बर अंदर झांकी रही होती है कि तभी वहाँ पर रेड आ जाता है और उससे कहता है कि ये बेसमेंट प्राइवेट है। इसके बाद एम्बर उससे एडवांस वापस करने के लिए कहती है और कहती है कि मैं आज और कल के पैसे तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन वो उससे कहता है कि उसने वो पैसे सारे रिपेयरिंग में खर्च कर दिए हैं और उसके पास कोई भी पैसे बाकी नहीं बचे हैं। अब एम्बर अपने रूम में वापस आ जाती है। अब वहाँ पर आने के बाद उसको वापस से फ्रेया के रूम से रोने की आवाजें आती हैं। जब वो फ्रेया के रूम में जाकर चेक करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, लेकिन हमें यहाँ पर वापस से वही स्पिरिट दिखाई जाती है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में भी दिखाई गई थी। अब रात को एम्बर को वापस से अपनी मॉम का ड्रीम आता है और उसको वो बेसमेंट का डोर भी दिखाई देता है। अब उसकी मॉम उससे कहती है कि मुझे कोने में कोई चीज दिखाई दे रही है। जब एम्बर उस चीज को देखती है तो वो एक बॉक्स होता है जिसमें से कि 2 हाथ बाहर आ रहे होते हैं। अब एम्बर ये देखकर डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि एम्बर
अपने बॉस के पास कुछ एडवांस मांगने के लिए जाती है तो उसका बॉस उससे कहता है कि एक तो पहले ही तुम काम अच्छे से नहीं कर रही हो, उसके बाद तुम्हें एडवांस भी चाहिए। इसके बाद वो एम्बर को नए काम पर यानी कि पैकिंग पर लगा देता है। अब जब एम्बर बॉक्स पैक कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि उसके पीछे से कोई उसके कंधों पर हाथ रख रहा है। जब वो पीछे पलट कर देखती है तो उसको कोई भी नहीं दिखता। अब हमें दिखाया जाता है कि एम्बर रात को अपनी फ्रेंड किंजी से मिलने के लिए जाती है और उसको बताती है कि वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई है। तब किंजी उससे कहती है कि वो उसकी हेल्प कर देगी थोड़े पैसे देकर, और किंजी एम्बर से कहती है कि जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो मुझे वापस कर देना। अब यहाँ पर एम्बर उसको बाकी के पैसे दे देती है और वो बहुत खुश भी होती है। जब एम्बर वापस से अपने पीजी में जा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि उसके पीछे कोई है और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स खुद ही बुझ जाती है। अब जब एम्बर पीछे मुड़कर देखती है तो उसको कोई भी नहीं दिखता, लेकिन जब वो आगे चली जाती है तो वहाँ पर हमें उसकी मदर के स्पिरिट को दिखाया जाता है। इसके बाद जब एम्बर पीजी में वापस आ जाती है तो वो नोटिस करती है कि एक आदमी अपना सर पीजी के डोर से मार रहा है, लेकिन वो उस आदमी को इग्नोर कर देती है और अपने रूम में वापस आ जाती है। अब एम्बर को महसूस होता है कि उसके रूम के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो किचन में उसको दो लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि मारिया और पेट्रा होती हैं। अब वो उसको ड्रिंक ऑफर करती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रेड आ जाता है और मारिया और पेट्रा को ऊपर जाने के लिए बोलता है। अब उसको एम्बर बताती है कि उसने एक और आदमी को यहाँ पर देखा है। तब रेड उससे कहता है कि वो उसका भाई बेकर है और वो दिमाग से थोड़ा मेंटल है। इसके बाद एम्बर यहाँ पर एक रूम के डोर को ओपन देखती है जिसमें रेड ने उसको जाने के लिए मना किया था। वो रेड और बेकर का रूम होता है। यहाँ पर आने के बाद वो रूम में बहुत ही वियर्ड चीजों को नोटिस करती है और यहाँ पर आने के बाद वो एक रिकॉर्डिंग को भी सुनती है। इस रिकॉर्डिंग में वो सुनती है कि तुम उस बूढ़े बच्चे और लड़कियों को उनको सौंप दो, बदले में वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे और उनकी बलि देंगे। ये सुनकर वहाँ पर वो डर जाती है। अब एम्बर वहाँ पर एक फोटो को नोटिस करती है जिसमें कि बेकर के और रेड के माता पिता होते हैं। अब एम्बर उस फोटो को देख ही रही होती है कि तभी किसी चीज की आहट की वजह से एम्बर के हाथ से वो फोटो गिर जाती है और टूट जाती है। अब हम यहाँ पर एक स्पिरिट को भी नोटिस कर पाते हैं जो कि एम्बर पर नजर रख रही होती है। अब एम्बर जल्दी जल्दी उस फोटो को साफ करती है और यहाँ से चले जाती है, लेकिन वो स्पिरिट पूरे टाइम एम्बर पर नजर रखे हुए थी। अब नेक्स्ट डे एम्बर किंजी को कॉल लगाती है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। अब जब वो ऑफिस आकर बॉस से उसका एड्रेस मांगती है तो बॉस ये कहकर मना कर देता है कि ये रूल्स के खिलाफ है और वो एम्बर को भी जॉब से निकाल देता है। अब एम्बर भी समझ जाती है कि किंजी ने उसको धोखा दिया है और वो उसके पैसे लेकर भाग गई है। अब जब एम्बर खरा कर नहा रही होती है तो उसको बाथटब से किसी के रोने की आवाज आती है और वो नोटिस करती है कि उसके बाथरूम में कोई और भी है। जब वो पर्दा हटाकर देखती है तो उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। अब जब एम्बर फ्रेया के रूम में जाकर चेक करती है तो उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर रेड आकर उसको बताता है कि फ्रेया ने 2 दिन पहले ही रूम खाली कर दिया है। ये बात एम्बर को थोड़ी अजीब लगती है। अब रेड उससे कहता है कि उसके पास पैसे आ गए हैं, अगर वो चाहे तो अपना एडवांस वापस ले सकती है। इसके बाद एम्बर अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। एम्बर अपने रूम में एक बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखती है तो वो उसको मार देती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि वो बटरफ्लाई दूसरी साइड उड़ने लगी है। अब यहाँ पर एम्बर अपनी मॉम के स्पिरिट को भी देख पाती है। ये देखकर वो डर जाती है और डरने की वजह से एम्बर की नींद खुल जाती है। अब एम्बर को किसी के बाहर से आवाज आती है। जब वो बाहर चेक करने के लिए जाती है तो उसको वहाँ पर एक स्पिरिट दिखाई देती है जो कि दूसरी स्पिरिट से कह रही होती है कि वो उसको छोड़ दे, जिसका नाम मैरी होता है। अब मैरी उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो ऑर्थर हम दोनों को ही मारेगा, और ये दोनों स्पिरिट को ही एम्बर देख पा रही होती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैरी और आर्थर कोई और नहीं बल्कि रेड और बेकर के ही माता पिता हैं, जो कि मरने के बाद भी इस घर में ही किसी तरह से फंसे हुए हैं। अब एम्बर इन दोनों स्पिरिट्स की हाथापाई को इस घर में फील कर पाती है। अब दूसरी स्पिरिट को हम बेसमेंट के पास बैठे हुए देखते हैं जो कि मैरी से कह रही होती है कि वो आर्थर का साथ ना दे, और मैरी की स्पिरिट को हम एम्बर के पीछे देख पाते हैं और सडनली एक बड़ा सा हाथ आकर उस स्पिरिट को बेसमेंट के अंदर खींचकर ले जाता है। एम्बर ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है और वो बेटो को कॉल लगाती है और वो उसको सब कुछ बता देती है और वो उसको सारी सच्चाई भी बता देती है। इसके बाद वो उसको एड्रेस देती है और कहती है कि मैं मुसीबत में हूँ, लेकिन बेटो उससे कहता है कि वो अभी तो आउट ऑफ टाउन है, लेकिन वो जब भी टाउन में आएगा तो उससे जरूर मिलेगा। अब एम्बर अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल ही रही होती है, लेकिन वो रेड के पास जाती है तो वो बेकर से मिलती है। तो बेकर उससे कहता है कि अभी वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब वो आएगा तो वो उसे उसके पास भेज देगा। एम्बर अब इस घर से निकल जाती है। पैसों की कमी की वजह से एम्बर बहुत ही परेशान होती है। जब एम्बर मेट्रो में बैठी होती है तो मेट्रो की लाइट खुद ही बुझ जाती है और वो मेट्रो में खुद को अकेला पाती है। वहाँ पर उसकी मॉम की स्पिरिट भी दिखाई देती है और वहाँ पर उसको वो बॉक्स भी दिखाई देता है जिसमें से 2 बड़े बड़े हाथ बाहर आ रहे होते हैं। ये देखकर एम्बर बहुत डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है और वो खुद को एक कैफे में बैठा हुआ पाती है। इस कैफे में एक पुलिस वाला आता है जिसको देखकर एम्बर डर जाती है और वो रेड को कॉल लगाती है। अब रेड उससे मिलने के लिए उस कैफे में आता है। अब एम्बर रेड से पैसे मांगती है तो रेड उससे कहता है कि वो पैसे तो घर पर ही छोड़ कर आया है और अगर उसको पैसे चाहिए तो उसको उसके साथ घर में चलना होगा। एम्बर उससे पैसे लेने के लिए घर में चलने के लिए रेडी हो जाती है। अब जैसे ही एम्बर अपने रूम में जाती है तो रेड और उसका भाई मिलकर एम्बर को उसके रूम में बंद कर देते हैं और
डोर को बाहर से लॉक कर देते हैं। दरअसल ये घर रेड और बेकर को उसके माता पिता से विरासत में मिला था। और जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें आर्कियोलॉजिस्ट दिखाए जाते हैं वो कोई और नहीं बल्कि ऑथर होते हैं, यानी कि रेड के पिता। और खुदाई के दौरान जो उनको पत्थर का बक्सा मिला होता है वो उस बक्से को अपने घर ले आते हैं और घर लाने के बाद उस बक्से के अंदर के शैतान ने उसके पिता को अपने कब्जे में कर लिया था। पुरानी संस्कृतियों के अनुसार बलि देने से आत्माओं की शक्ति बढ़ती थी और कुछ लोग इंसानों की बलि इसलिए देते थे ताकि वो आत्माओं का आशीर्वाद हासिल कर सके। इसके बाद डोर पर कोई नॉक करता है। जब रेड जाकर वो डोर को खोलता है तो वहाँ पर बेटो होता है जो कि एम्बर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया होता है, लेकिन रेड उससे कह देता है कि अब एम्बर यहाँ पर नहीं रहती और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन एम्बर खिड़की तोड़कर बेटो को आवाज लगाती है और बेटो उसको देख लेता है। अब वो जबरदस्ती इस घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन रेड यहाँ पर उसको बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। एम्बर को ये देखकर बहुत बुरा फील होता है, लेकिन रेड यहाँ पर आकर उसको बेसमेंट में लेकर जाता है और उसकी बॉडी पर कुछ लगा रहा होता है ताकि वो उसको रेडी कर सके। अब रेड उसको बताता है कि वो और बेकर बैक की मानसिक बीमारी की वजह से घर से दूर रहे। जब वो मेडिकल बिल्स का खर्चा नहीं उठा पाए तो वो घर वापस आ गए। अब रेड उसको बताता है कि मेरे डैड ने ये सब कुछ शुरू किया और मेरी मॉम भी उसकी हेल्प कर रही थी। और वो कहता है कि लास्ट में उन्होंने मेरी मॉम को भी सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन मैंने और बेकर ने मिलकर अपने फादर को मार दिया। और बेकर ने कहा कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और बेकर भी उस बक्से के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा, लेकिन उसके साथ ही उसकी मेंटल कंडीशन भी ठीक होने लग गई। और इसीलिए हमने सोचा कि हम अप्रवासी महिलाओं को लाकर यहाँ पर सेक्रीफाइस करेंगे। और इसके बाद वो उसको बताता है कि मारिया, पेट्रा और फ्रेया उन महिलाओं में से ही कुछ महिलाएं थी। अब बेकर एम्बर को उसी तहखाने में ले आता है जहाँ पर वो मारिया की पहले ही बलि दे चुका था। अब हमें उस राक्षस को बॉक्स से निकलते हुए दिखाया जाता है जो कि बहुत ही डरावना होता है। इसके बाद हमें एम्बर को उसके ड्रीम में दिखाया जाता है जो आखिरी टाइम में अपनी मॉम के साथ होती है। ये जो शैतान होता है ये हमारी फीलिंग्स को अपना शिकार बनाता है। यहाँ पर उसकी मॉम उसको अपने साथ रुकने के लिए बोलती है, लेकिन जो एम्बर होती है वो इस बार अपनी मॉम के उसमें नहीं फंसती और उनको मार देती है तकिए से उनका मुंह दबाकर। एम्बर ने सपने में अपनी मॉम को मार डाला, इसलिए वो उस राक्षस से बच जाती है, क्योंकि अगर उसकी मॉम सपने में उसको मार देती तो वो राक्षस भी असलियत में उसको मार देता। इसके बाद जो शैतान होता है वो वापस से अपने बॉक्स के अंदर आ जाता है और एम्बर उस बेसमेंट से बाहर आकर आर्थर के रूम में जाती है और वहाँ से तलवार उठा लेती है। इसके बाद एम्बर वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर वो पेट्रा को बलि के लिए रेडी कर रहे होते हैं और वो रेड के पैर पर तलवार से वार कर देती है, लेकिन बेकर यहाँ पर एम्बर के पैर का टखना तोड़ देता है और वो पेट्रा को भी ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब एम्बर बेकर के गले में एक तलवार का टुकड़ा मार देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो रेड को ले जाकर बेसमेंट में बांध देती है। अब वो राक्षस आकर रेड को वहाँ पर खा लेता है। अब एम्बर उस घर से बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी वो नोटिस करती है कि उसके पैर का टखना ठीक हो गया है और उसको समझ आता है कि उस राक्षस ने उसको आशीर्वाद दिया है को सेक्रीफाइस करने की वजह से। अब हमें यहाँ पर समझ आता है कि एम्बर भी उस बॉक्स की वर्शिप करने वाली है और हमें बैकग्राउंड में रेड की आत्मा को घूमते हुए दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जिसकी भी बलि दी जाती है उसकी आत्मा इसी घर में फंस कर रह जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।